जय हिंद साथियों, आज हम बात करेंगे भारत के वीर सपूत सरदार भगत सिंह की। भारत का शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो इनका नाम नहीं जानता होगा। भारत को आजाद कराने के लिए बहुत सारी क्रांतिकारियों ने अपना जीवन का बलिदान दिया था, जिनमें से एक सरदार भगत सिंह भी थे। मैं मानता हूं कि देश के बहुत से लोगों का भारत के प्रति विशेष सम्मान है, लेकिन भगत सिंह का बात ही कुछ और था। हर एक दिल में हिंदुस्तान है, हर एक दिल में भगत सिंह का नाम है। माना कि देश में गांधी और नेहरू जी का बहुत ज्यादा पहचान था, पर यह मत भूलो कि भगत सिंह भारत की मिट्टी का अभिमान है। अंग्रेज 200 सालों तक हमारे देश को गुलाम बनाकर रखा। इस दौरान अंग्रेजी हुकूमत को सबसे अधिक परेशान भगत सिंह ने किया था। भगत सिंह से अंग्रेज बहुत ज्यादा डरते थे। ऐसा क्यों, इसे जानने के लिए हम लोग शुरू से शुरू करते हैं और भगत सिंह के बारे में पूरा जानते हैं। आज की यह कहानी हिंदुस्तान के सभी लोगों को पता होना चाहिए। भारत का एक एक बच्चा को आज भगत सिंह के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि भगत सिंह की कहानी से बहुत ज्यादा इंस्पायर हो सकते हैं आप। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में पड़ता है। भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह इनके जन्म के समय अपने भाई अजीत सिंह के साथ जेल में थे। एक्चुअली होता क्या है कि जब भी कोई भारत में मूवमेंट होता था, जैसे गदर मूवमेंट्स, केनाल कोलोनाइजेशन मूवमेंट, तो ये लोग उसमें खुल के भाग लेते थे और देश के प्रति अपने आप को झोंक देते थे। भगत सिंह के जन्म के कुछ ही दिन बाद ये दोनों जेल से रिहा हो जाते हैं। इसी कारण भगत सिंह का नाम भागव सिंह रखा जाता है, यानी भाग्यों वाला इंसान, जो आगे चलकर वक्त के साथ बदलकर भगत सिंह हो जाता है। भगत सिंह के दादा अर्जुन सिंह भी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल थे। सोच के देखो, पिता, चाचा, दादा सभी स्वतंत्रता सेनानी थे, तो भगत सिंह अगर स्वतंत्रता सेनानी बने तो कहीं न कहीं इनके परिवार का बहुत बड़ा योगदान था। भगत सिंह का मानना था कि देश हमारा और हम पे कोई और शासन कर रहा है, जब तक मैं उन्हें इस देश से निकाल नहीं देता हूं, मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। इसी दौरान यह बचपन में दो ग्रुप बनाकर खेला करते थे। एक अंग्रेज का ग्रुप बनाते थे, दूसरे हिंदुस्तानी ग्रुप बनाते थे, और अपने कुछ दोस्तों के साथ ये खेल खेला करते थे, क्योंकि यह बचपन से ही ट्रेन होना चाहते थे ताकि आगे चलकर अंग्रेजों को जवाब दिया जा सके। बेकार की बातों और फालतू कामों पर इनका ध्यान बिल्कुल नहीं जाता था। गजब का कंसंट्रेशन था इनके अंदर, पढ़ने में भी तेज, लड़ने में भी तेज, यानी ये अपने क्लास में सबसे अव्वल रहते थे। 5वीं क्लास तक तो ये अपने गांव में ही पढ़े थे, लेकिन 5वीं के बाद जब इनके पिता लाहौर के किसी विद्यालय में इनका नाम लिखवाना चाह रहा था, तो इन्होंने साफ मना कर दिया। बोला, हम अंग्रेजों द्वारा संचालित किसी भी स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, अंग्रेजी का कोई भी सामान यूज नहीं करेंगे। तब जाकर इन्होंने दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल में नाम लिखवाया, जो आज के समय में डीएवी के नाम से जाना जाता है। शायद आपको मालूम नहीं होगा कि इन्होंने स्कूल टाइम ही 50 ऐसी किताबें पढ़ी थी जो इनके कोर्स से अलग थे। सोच के देखो कि अभी के समय में विद्यार्थी अपने क्लास का किताब कंप्लीट नहीं पढ़ पाते थे, और उस समय ये अपने क्लास का तो किताब पूरा पढ़ते ही थे, क्लास में अव्वल रहते ही थे, साथ ही यह 50 एक्स्ट्रा बुक पढ़े थे। और वो किताबें क्या रहती थी? सामाजिक, राजनीतिक और अर्थशास्त्र जैसी किताबों को देखा करते थे, ताकि आगे चलकर अंग्रेजों को जवाब दे सके। भारत को आजाद कराने के लिए इनके अंदर किस प्रकार का जुनून दौड़ता था, जरा ध्यान से सुनिएगा। बचपन में एक बार इनके पिता खेती कर रहे थे, आम का गुठली लगा रहे थे ताकि आम का पेड़ होगा। यह देख इन्होंने पिताजी से पूछा, पापा आप ये गुठली क्यों लगाते हैं? तो पिता ने कहा, बेटा ये जो है गुठली लगाने के बाद पेड़ होगा, उसमें बहुत सारे आम होंगे। पता है अगले दिन इसने क्या किया? अगले दिन ये घर से एक बंदूक लाता है और उस बंदूक को जमीन में गाड़ता है, ताकि यह बड़ा होकर पेड़ बने और इसमें बहुत सारी बंदूकें होगी, जिसमें गोलियां डाल के मैं अंग्रेज को यहाँ से भगाऊंगा। यह बात इन्होंने अपने पिता से भी बताया, और यह सोचकर इनके पिता उस समय आश्चर्य में रह गए थे और उनका मुंह साइलेंट हो गया था। वो सोच रहे थे कि हमारा लड़का के अंदर अभी से इतना ज्यादा जुनून, ये आगे चलकर पता नहीं देश के लिए क्या करेगा। अप्रैल 13, 1919 जलियांवाला हत्याकांड, जिसमें निहत्थे लोगों पर जनरल डायर के आदेश पर अंग्रेजी सिपाहियों ने गोलियां चलाई।
सैकड़ों लोगों की जान चली गई। जिस घटना के बाद भगत सिंह अंदर से टूट गए थे, उसके बाद जैसे ही इसने स्कूल में इस घटना के बारे में सुना, वो 12 मील पैदल चल दिए और जाकर उस घटना वाले जगह में पहुंचे। वहां पे जब गए तो पूरा मैदान खून से भरा हुआ था। इनके अंदर का जो ज्वाला था धधक रहा था, जो सुने थे उस प्रकार का मंजर वहां देखकर इनका रूह कांप गया था। वहीं पे उसी बाग में एक कुआं था, उस कुएं के अंदर जब वे देखें तो सिर्फ खून ही खून दिख रहा था। कहा जाता है कि आज भी उस कुएं से जब पानी निकाला जाता है तो उसके अंदर पानी में रक्त की मात्रा निकलती है, यानी वो पानी लाल रहता है। सोच के देखो कि जनरल डायर कितने क्रूर व्यक्ति थे। ये जलियांवाला बाग भारतीय इतिहास का बहुत ही शर्मनाक घटना था। इस शर्मनाक घटना के कारण ही भगत सिंह, सरदार उधम सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारी तैयार हुए थे और अंग्रेजों को जवाब दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भगत सिंह को अंदर से तोड़ दिया था। यहाँ से उनके अंदर आजादी की ज्वाला धधकने लगी थी। सन 1920, इस समय गांधी जी देश की बहुत बड़ी आवाज बन चुके थे। इसी कारण जलियांवाला बाग की घटना को देखकर इन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। अंग्रेजी सामानों का बहिष्कार करना, अंग्रेजी चीजों का यूज नहीं करना, अंग्रेजी कपड़े, शराब, दवाइयों सभी को जलाया जा रहा था, जिसमें भगत सिंह भी खुल के भाग लिए। ये भी अपने दोस्तों के साथ अंग्रेजी कपड़ा को जला रहे थे, अंग्रेजी चीजों का बहिष्कार कर रहे थे, पंपलेट्स बांट रहे थे और गांधी जी के कहने पर ये बहुत से ऐसे कार्य कर रहे थे जिससे कि देश काफी आगे बढ़ रहा था। अब लग रहा था कि भारत को आजादी मिल जाएगा, सब काफी खुश थे। यह आंदोलन बहुत ज्यादा काम कर रहा था, लेकिन एक घटना होता है जहां पर यह आंदोलन समाप्त हो जाता है। 4 फरवरी 1922 बिहार के गोरखपुर में चौरा चोरी नामक एक स्थान पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के तहत अंग्रेजी कपड़े और अंग्रेजी शराब को बंद कराने के उद्देश्य से नारे शुरू कर दिए। अंग्रेज वापस जाओ और इन कपड़ों और शराब को लेकर जाओ। उसी जगह एक जमींदार था जो सामने दिख रही थाने में कंप्लेन कर दिया कि इन सब का आंदोलन रोको, नहीं तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। वहां के दरोगा थानेदार गुप्तेश्वर सिंह अपने सिपाहियों के साथ थाने के बाहर आते हैं और हवाई फायरिंग करके लोगों से कहा, बंद करो ये सब। शांति से आंदोलन कर रहे लगभग 4000 लोग वहां उस आंदोलन में सम्मिलित थे। आंदोलन में सम्मिलित लोगों ने कहा, थानेदार साहब, हम तो बस शांति से आंदोलन कर रहे हैं, ये शराब और कपड़े हम नहीं खरीदेंगे, इसका हम बहिष्कार कर रहे हैं। थानेदार गुप्तेश्वर सिंह किसी की नहीं सुने और 1-2 पर गोलियां चला दी। फिर उसी भीड़ में से कुछ आदमी आगे आने लगे। गुप्तेश्वर सिंह ने 3-4 गोलियां और चला दी और वहां पे कुछ लोगों का मौत हो गया। इतने में थानेदार गुप्तेश्वर सिंह की गोलियां खत्म हो जाती है। लोग उसे खदेड़ने लगते हैं। कई पुलिस वाले थाने की ओर भागते हैं और थाने के अंदर घुस जाते हैं, जिसमें ये लोग थाने को आग लगा देते हैं। थानेदार सहित 22 लोगों की मौत हो जाती है। गांधी जी का कहना था कि शांति से हम इस आंदोलन को करेंगे, लेकिन इस घटना को देखकर वो आहत हो गए और आंदोलन को वापस ले लिया। सिर्फ कुछ लोगों के उपद्रव होने के कारण इस प्रकार का फैसला गांधी जी ने ले लिया, जिससे देश के बहुत सारे क्रांतिकारी बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे गांधी जी पर, जिसमें भगत सिंह भी थे। इस घटना के कुछ दिन बाद भगत सिंह ने अपने पढ़ाई को छोड़ दिया और पूरी तरीके से भारत की आजादी में कूद पड़े। लाहौर और अमृतसर से इन्होंने कुछ लोगों को लेकर नौजवान भारत सभा का गठन किया। अंग्रेजों को उसी की भाषा में जवाब देते थे और यह इस सभा को काफी तेज गति से आगे ले जा रहे थे। पूरा उत्तर भारत इनकी इस सभा को सपोर्ट कर रहा था। वर्ष 1924, इस समय भगत सिंह 17 साल के थे। इनकी मां ने कहा, बेटा शादी कर लो, तुम्हारी पत्नी आएगी, तुम्हारा ख्याल रखेगी, तुम्हारे लिए रोटियां बनाएगी, तुम्हारी सेवा करेगी। इस पर इन्होंने कहा, मां मैं शादी नहीं करूंगा, अगर आजादी से पहले मेरी शादी होती है तो मौत ही मेरी दुल्हन होगी। शादी के लिए घर में बार बार जिद करने की वजह से यह रातों रात घर छोड़कर चले जाते हैं और चंद्रशेखर आजाद की टीम को ज्वाइन कर लेते हैं। चंद्रशेखर आजाद की टीम का नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA, जिसके प्रमुख थे बिस्मिल। और यह जो है संगठन बहुत ज्यादा सक्रिय था उस समय और देश में बहुत सारी क्रांतिकारी विधियों को अंजाम दे रहा था।
इसी दौरान 9 अगस्त 1925 को एचआरए द्वारा एक प्लान बनता है काकोरी ट्रेन घटना के बारे में। 9 अगस्त 1925 की रात चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह समेत कई क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी हुकूमत पर बड़ी चोट की। उन लोगों ने लखनऊ से कुछ दूरी पर काकोरी और आलमनगर के बीच ट्रेन में ले जा रहे सरकारी खजाने लूट ली। इसके बाद अंग्रेजी हुकूमत बौखला गई। उन्होंने कई जासूस खोजे और इस घटना से संबंधित सभी क्रांतिकारियों को पकड़ने का निर्णय लिया। अंग्रेजी सिपाहियों ने जासूसों का मदद लेकर सभी क्रांतिकारियों को पकड़ लिया, लेकिन चंद्रशेखर आजाद अभी भी आजाद थे। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां को फांसी की सजा दी गई। बाकी बचे 17 लोगों को इन्होंने कई सालों तक कारावास की सजा दे दी। इन सभी क्रांतिकारियों को शहीद हो जाने के बाद एचआरए पूरी तरीके से टूट गया था। सिर्फ चंद्रशेखर आजाद और साथ में एक दो साथी ही बचे थे। काकोरी की इस घटना में सरदार भगत सिंह सम्मिलित नहीं थे, क्योंकि वो उस समय नौजवान भारत सभा को आगे लेकर जा रहे थे। काकोरी की इस घटना के बाद भगत सिंह जब चंद्रशेखर आजाद से मिलते हैं तो चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि सब चीज खत्म हो गया। तो भगत सिंह कहते हैं कुछ खत्म नहीं हुआ है, हमारे पास एक दल और है, भारत नौजवान सभा, हम उसको मर्ज कर देंगे एचआरए में और उसके बाद यह एचआरए बहुत आगे जाएगा। भगत सिंह का मानना था कि भारत आज गुलाम है, लेकिन आजाद हो जाने के बाद भी क्या हम अपने मन से रह सकते हैं? किसी पे हमारा शासन तो नहीं रहेगा, सांप्रदायिक तो नहीं रहेगा। इसीलिए भगत सिंह एचआरए का नाम बदलकर HSRA यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रख देते हैं, ताकि इससे समाज के बारे में भी बात हो और समाज में जो दरंदगी हो रही है उसको भी दूर कर सके। राम प्रसाद बिस्मिल की बातों को याद करके चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह इस ग्रुप को लेकर आगे बढ़े। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद ने लोगों को जोड़ना शुरू किया। बहुत तेजी से पंपलेट बनवाए और जगह जगह पंपलेट बनवाकर प्रचार किए कि हम क्रांतिकारी एक होंगे तभी अंग्रेज यहाँ से भाग सकते हैं। और बहुत कम समय में यह एक बहुत बड़ी टीम बन गई, जिससे अंग्रेज हमेशा परेशान रहते थे। ये लोग कई घटना को अंजाम देते थे, सरकारी खजाने को लूटते थे। भगत सिंह दिन में किताबें पढ़ते और रात के समय पंपलेट बंटवाते। और इसी दौरान एक बार दशहरा के मेला में ये पंपलेट बांट रहे थे और अंग्रेजों ने इसे वहां पे पकड़ने का प्रयास किया। वहां पे बम फोड़ा गया ताकि भगत सिंह वहां फंस जाए। उसके बाद उन्हें पकड़ लिया गया और जेल में डाल दिया गया। उसके बाद वहां पे उस जेल में इसके खिलाफ झूठा आरोप लगाया कि भगत सिंह ने मेला में बम फोड़ा और वहां पे लोगों को बहुत ज्यादा आहत किया। इसके वजह से इन्हें 60,000 रुपया जुर्माना लगा और वहां पे अंग्रेज सोच रहे थे कि ये तो 60,000 दे नहीं पाएगा, इसके वजह से अब भगत सिंह को जेल में ही रहना पड़ेगा। लेकिन इनके पिता इनकी जमानत के लिए 60,000 रुपया लेके आते हैं और भगत सिंह को वहां से छुड़वाते हैं। लेकिन इसके बाद भी भगत सिंह शांत नहीं होते हैं। सन 1928 इस समय भगत सिंह लगभग 20 साल के थे और यह देश में एक आइकॉन बन चुके थे, जिसके वजह से नरम दल के नेता लाला लाजपत राय ने इन्हें याद किया और अपने पास बुलवाया। लाला लाजपत राय ने इन्हें कहा कि तुम तो हमारे विचारों से अलग हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि देश की आजादी के लिए तुम हमारा सपोर्ट करो। साइमन यहाँ पे आ रहा है जो अपने कई ऐसे विचार रख रहे हैं जो हम भारतीयों के लिए बहुत बुरा साबित होगा। इस पर उन्होंने कहा कि हम एक नारेबाजी करेंगे। लाहौर में जब साइमन ट्रेन से उतरेगा उस समय हम एक शांति तरीके से साइमन गो बैक के नारे लगाएंगे। भगत सिंह जल्दी किसी की बातों को टालते नहीं थे और वो भी देश के प्रति बात हो रही थी, वो तैयार हो गए, अपने साथियों को तैयार किया और उस आंदोलन में कूद पड़े। अगले दिन विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाता है। साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ। अंग्रेज इसे देखकर काफी हैरान रहते हैं और साइमन इस चीज को देखकर काफी व्याकुल हो जाते हैं। तभी अचानक अंग्रेजों के एक अधिकारी
जेम्स कोर्ट आदेश देते हैं कि लाठी चार्ज शुरू करो। उन लोगों का मेन निशाना लाला लाजपत राय थे, उनको बहुत ज्यादा लाठी पड़ी। हालांकि उस दौरान भगत सिंह, उनके साथियों और वहां प्रदर्शन कर रहे सभी लोगों को लाठियां लगी, लेकिन लाला लाजपत राय उन लोग के निशाने पे थे और उन्हें इतना मारा कि कुछ दिनों के बाद उन्हें अस्पताल ले गया और वहां उनका देहांत हो गया। पिता तुल्य लाला लाजपत राय की मौत से भगत सिंह बहुत आहत हुए। उन्होंने अपने मन में विचार किया कि मैं लाला जी की मौत का बदला लूंगा, और फिर उसने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर जेम्स स्कॉट की हत्या का प्लान बनाया। प्लानिंग के तहत 4 लोग स्पॉट पे तैयार थे, परंतु उस समय वहां जेम्स स्कॉट की जगह डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सॉन्डर्स थाने के बाहर बाइक से निकला और राजगुरु ने उस पर गोली चला दी, जिससे वह मर गया था। लेकिन भगत सिंह भागकर आगे आए और सर पे 3 गोली और चला दी ताकि मौत निश्चित हो जाए। गोली की आवाज सुनकर एक भारतीय थानेदार पीछे पीछे भागते हुए आया। चंद्रशेखर आजाद पीछे से उसे वार्निंग दिए, तू चला जा, तुझे हम नहीं मारेंगे क्योंकि तुम हिंदुस्तानी है। लेकिन वो नहीं माना। अंततः आजाद ने उसे भी गोली मार दी। सभी वहां से भाग गए। सैंडर्स की हत्या के बाद अंग्रेजी हुकूमत की खोपड़ी घूम गई। इसके लिए पूरे लाहौर और पंजाब प्रांत को घेर दिया था कि कोई भी व्यक्ति यहां से बाहर नहीं जाना चाहिए। चप्पे चप्पे पे पुलिस लगा दिया, रेलवे लाइन, बस लाइन, सभी जगह पे पुलिस तैनात कर दिए कि यहाँ से सैंडर्स के हत्यारे बाहर नहीं जाना चाहिए। लेकिन भगत सिंह तो भगत सिंह थे। उन्होंने अपने बाल को कटवाया, दाढ़ी को मुड़वाया और कड़ा मूछ लेके अंग्रेजी टोपी पहने, और वहां पे एक महिला क्रांतिकारी थी दुर्गा भाभी, जिन्हें तैयार किया कि आप कुछ समय के लिए हमारी पत्नी का रोल करें ताकि हम यहाँ पे अंग्रेजों से बचकर निकल सके। और दुर्गा भाभी इसके लिए तैयार हो गई। दुर्गा भाभी उसकी पत्नी बनती है। साथ में जो राजगुरु रहते हैं वो उसके नौकर बनते हैं। चंद्रशेखर आजाद साधु बन जाते हैं और वो चारों पुलिस को चकमा देकर लाहौर से कोलकाता पहुंच जाते हैं। सैंडर्स की हत्या के बाद अंग्रेजों ने यह साबित कर दिया कि वो सब आतंकी हैं, उग्रवादी हैं, और पूरा देश अब इन लोगों को शायद उग्रवादी मानने लगा था। यह बात जब भगत सिंह को पता चला तो भगत सिंह बोला, ऐसे नहीं होगा, जनता की आंखें खोलनी पड़ेगी, नहीं तो हम आज़ादी से बहुत दूर रह जाएंगे। इसी दौरान उसने दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने का विचार किया और इसका प्लानिंग उन्होंने अपने टीम के साथ किया। उनके टीम ने कहा, भगत सिंह आप नहीं जाओगे क्योंकि आपकी इस संगठन को बहुत ज्यादा जरूरत है। पर भगत सिंह ने कहा मैं जाऊंगा, और इससे चंद्रशेखर आजाद नहीं माने। अंततः भगत सिंह ने यह निर्णय लिया कि मैं ही जाऊंगा, और भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त के साथ वहां पे पहुंच गए सेंट्रल असेंबली में, और वहां बम विस्फोट किए। उसमें आवाज बहुत ज्यादा थी लेकिन किसी का मौत नहीं हो सकता था, ऐसा बम उन्होंने बनाया। और उसके बाद सेंट्रल असेंबली में ऐसे जगह पे बम फेंका जहां पे कोई व्यक्ति नहीं था और किसी को नुकसान भी नहीं हुआ था। जैसे ही बम विस्फोट किए पूरा असेंबली धुआं धुआं हो गया। चाहते तो बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह वहां से भाग सकते थे, लेकिन उन्होंने भागने के लिए नहीं आया बल्कि खुद अपनी गिरफ्तारी दिलाने आया ताकि देश के लोगों को यह पता चल सके कि हम सब उग्रवादी नहीं है, हम सब देश के लिए काम कर रहे हैं, क्रांतिकारी हैं। और उस दौरान उन लोगों ने अपनी गिरफ्तारी दी। जैसे ही बम फेंका था उन लोग एक पर्ची को, बहुत सारे पर्ची लाए थे असेंबली में, पर्ची उड़ाने लगे। उसमें लिखा था बहरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी है। साथ ही उन्होंने सांप्रदायिकवाद मुर्दाबाद और उसके बाद अंग्रेजों के खिलाफ बहुत सारे नारे लगाए। देखो यार, जान का डर सबको होता है, लेकिन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का जो ये संघ था उसमें कोई नहीं डरते थे। जब भी कहीं मृत्यु की बात आती थी, शहीद होने की बात आती थी, तो उस टीम में जितने भी लोग थे सब तत्पर रहते थे, मैं मरूंगा मैं मरूंगा। राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और बटुकेश्वर दत्त, बहुत सारे ऐसे लोग थे उस संगठन में थे, एक भी डरपोक नहीं थे। सब हमेशा अपनी हथेली पे जान लेके घूमते थे ताकि देश आजाद हो सके। इसी कारण 21 साल का यह लड़का यह हंसते हंसते चला गया उस असेंबली में और बोला हम यहाँ बम विस्फोट करेंगे, इसके लिए हमें फांसी पे लटकना पड़े तो भी कोई दिक्कत नहीं।
भगत सिंह जब जेल के अंदर पहुंचे तो वहां पे उन्होंने अंग्रेजी कैदी और भारतीय कैदी में भेदभाव देखा। उनको भोजन अच्छा मिलता था, बहुत सारी सुविधाएं दी जाती थी, जबकि भारतीय कैदियों को ना भोजन अच्छा मिल रहा था, ना अखबार दिया जा रहा था, ना ही वहां पे अच्छी व्यवस्था थी। तो जिसके वजह से भगत सिंह वहां पे आंदोलन कर दिए कि जब तक हम भारतीयों को अच्छा भोजन नहीं मिलेगा, जेल में रह रहे लोगों को सही से व्यवस्था नहीं मिलेगी, तब तक हम भूख हड़ताल पर रहेंगे। इन बातों को सुनकर पहले तो अंग्रेज ज्यादा सीरियस नहीं लिए, लेकिन जब भगत सिंह का हड़ताल कुछ ज्यादा चलने लगा तब वो लोग खौफ में आ गए कि यह कहीं ना कहीं आंदोलन कर देंगे। भगत सिंह इज अ वेरी डेंजरस मैन फॉर ब्रिटिश, ऐसा ब्रिटिश मानते थे कि बहुत डेंजर है ये, अगर ये ज्यादा दिन तक भूख हड़ताल करेगा तो कहीं ना कहीं हमें यह नियम लागू करना होगा और हमें इसके सामने झुकना होगा। इसके वजह से वो लोग जबरदस्ती कर इन लोगों को भोजन खिलाने के लिए और दूध पिलाने के लिए इन लोगों के साथ जबरदस्ती किया जाता था। उसके बावजूद ये लोग अपने बातों पे अडिग थे, अन्न का एक दाना, पानी का एक बूंद अपने मुंह में जाने नहीं दिया और लगभग 63 दिनों तक ये लोग भूखा रहे, जिसके बीच इसी भूख हड़ताल के चलते इन लोग का एक साथी का मौत हो गया था। भूख हड़ताल में शहीद होने वाले इस क्रांतिकारी का नाम था यतीन्द्र नाथ दास। इसके बावजूद भी यह भूख हड़ताल रुका नहीं और रिकॉर्ड 116 दिन तक भगत सिंह और उसके साथी भूख हड़ताल पर थे और उसके बाद अंग्रेजों को अंततः इसका बात मानना पड़ा और जेल में सारी सुविधा को मुहैया कराना पड़ा। भगत सिंह जितने अधिक दिन तक भूख रह रहे थे, देश के लोग उतना ज्यादा आक्रोश में आ रहे थे, क्योंकि शुरुआती दौर में ही जब यह भूख हड़ताल पर रहने लगे तो इनकी सूचना जेल से बाहर गई मीडिया के जरिए और वहां पे लोगों ने इनका बहुत सपोर्ट किया और अंततः यह जेल के अंदर भी आंदोलन कर रहे थे, जेल के बाहर भी आंदोलन करवा रहे थे। इससे पूरा देश अब भगत सिंह को बहुत ज्यादा चाहने लगा था। महात्मा गांधी के बराबर लोकप्रियता इनको देश में मिलने लगा था, जिसके वजह से अब सब चाहते थे कि भगत सिंह को कोई सजा ना हो। और अंग्रेजी हुकूमत पहली बार इतना खौफ खा रही थी भगत सिंह के चलते, उन्हें डर लग रहा था कि लोग जो है भगत सिंह के चलते पूरे देश में आंदोलन ना कर दे और हम लोग को यहाँ से भागना ना पड़े। इसके कारण सरेंडर मर्डर केस और कई इंजाम लगाकर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा दे दी गई, जिससे पूरा देश भड़क गया। यहाँ तक कि नेहरू जी ने भी इसके लिए आवेदन किया, गांधी जी ने भी आवेदन किया, लेकिन उसके बावजूद उनका फांसी नहीं रुका। पता है, इन तीनों की सजा को कम कराने के लिए एक आवेदन भेजा गया था, जिसपे ये लोग तीनों अगर साइन करते या अपने विचारों को रखते तो इनकी सजा कम हो सकती थी, लेकिन ये लोग तीनों तो मरना ही चाहते थे। पता है भगत सिंह ने क्या जवाब दिया उस आवेदन में? नीचे उसने लिखा कि हमारी मौत गोलियों से हो ताकि देश के लोग हमें अच्छा से जाने। फांसी से अच्छा रहेगा कि हमें गोली मार दिया जाए, तो देश के लोग और ज्यादा आक्रोशित होंगे और क्रांति के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाएंगे। सोचो कैसे थे भगत सिंह, हमेशा मरने के लिए तैयार रहते थे, शहीद होने के लिए तैयार रहते थे ताकि लोगों का आंख खुल सके। लेकिन आज भी सांप्रदायिक खत्म हुआ है क्या? आज भी लोग एक दूसरे को गुलाम बना रहे हैं, जबकि भगत सिंह ऐसा नहीं चाहते थे। वो जानते थे कि देश आजाद हो जाएगा तो कहीं ना कहीं फिर भी सांप्रदायिक रह ही जाएगा। जो ऊंचे लोग हैं, अमीर लोग हैं, वो गरीबों को शोषण करेंगे, जो ऊंची जाति के लोग हैं वो नीची जाति के लोगों को शोषण करेंगे। ऐसा नहीं चाहते थे भगत सिंह, लेकिन ऐसा आज भी देश में हो रहा है। ठीक है, और अगर ये रहते तो मैं आपको वादा करता हूं कि ये जिन्ना उन्ना जो है उघारे जो नाच रहा था, ये कभी जो है पाकिस्तान को अलग नहीं करवा पाते। ये सबसे पहले जिन्ना को ही मार देते। इस प्रकार के व्यक्ति थे सरदार भगत सिंह। इनकी फांसी जिस दिन थी उसके पहले सभी लोग काफी चिंतित थे और जब इनको फांसी देना था वो डेट निर्धारित किया गया था। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी का डेट निर्धारित किया गया था 24 मार्च 1931, लेकिन इससे 11 घंटे पहले ही इन्हें फांसी दे दिया गया था। इसका मुख्य वजह था अंग्रेजी सरकार को डर। इतना ज्यादा वो लोग डरे हुए थे कि जिस दिन फांसी देंगे उस दिन पूरे देश में आंदोलन ना हो जाए, हमें अपने जो सजा दी है उसको वापस ना लेना पड़े। इसके डर से एक दिन पहले शाम को अचानक सूचना देते हैं अंग्रेजी हुकूमत कि भगत सिंह को फांसी एक दिन पहले शाम 7 बजे दिया जाए। और इसके लिए 6 बजे जब भगत सिंह के पास पहुंचते हैं कि चलिए आपके फांसी का वक्त हो गया, भगत सिंह कहते हैं कि एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है, बस मुझे 2 मिनट का वक्त चाहिए।
कुछ पन्ने बचे रहते हैं। भगत सिंह उसे पूरा पढ़ते हैं, उसके बाद वो बोलते हैं अब हमें ले चलिए। उस समय ये लेनिन की किताबें पढ़ रहे हैं, कार्ल मार्क्स, लेनिन, इस प्रकार की किताबें इन्हें पढ़ना बहुत पसंद था। हमने शुरू में बताया ये लड़ने में भी तेज थे, पढ़ने में भी तेज थे। जेल में ही इन्होंने 300 किताबें पढ़ी और 3000 लाइन लिख डाले और साथ में कई पत्रिकाओं में ये अपना लेखनी लिखते थे ताकि देश के लोग जो है वो उपद्र हो सके और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन कर सके। सोच के देखो कि एक व्यक्ति जो लड़ने में भी होशियार, पढ़ने में भी होशियार, आप लोग क्या करेंगे, भगत सिंह की तरह मूंछ रखेंगे, दिखाएंगे हम भगत सिंह हैं, लेकिन आप भगत सिंह को सही से जानते ही नहीं। वो मतलब हिंसा को हमेशा अपना हथियार नहीं समझते थे, उनका तो हथियार था किताबें। वो पढ़ पढ़ के इतना नॉलेज गेन किए थे जिसके वजह से वो इस प्रकार की क्रांति की है, देश के लिए मरना चाहते थे। वो किताबों से ही पता करते थे कि रूस में किस प्रकार का आंदोलन कर रहा है, इसी प्रकार वो भी यहाँ पे भारत में कराना चाहते थे। वो सांप्रदायिक को जड़ से खत्म करना चाहते थे, लेकिन उनको आज तक कोई समझ नहीं पाया। आज भी हमारे नेता जो है वो गरीब तबके के और छोटे जातियों को तंग करते हैं। भगत सिंह का सपना आज भी पूरा नहीं हो पाया। भगत सिंह का सपना तभी पूरा हो पाएगा जब हम सभी भारतीय आपस में एक साथ रहेंगे, धर्म की बात नहीं करेंगे, सांप्रदायिक बात को कम कर देंगे। अब हम बात करते हैं भगत सिंह का फांसी का समय का। जब इन्हें एक दिन पहले फांसी दी जा रही थी तो इनका अंतिम इच्छा था कि हम अपने घर का खाना खाएंगे, अपने माँ का बना हुआ। इसकी माँ खाना तैयार की और जेल में लेके आई। वही शाम 7 बजे करीब इसकी माँ आई। गेट पे ही इन्हें रोक दिया गया था। इनके गांव से बहुत सारे लोग आए थे, इनके पिता थे, इनकी माँ थी, बहुत सारे लोग थे। खाना को रोक दिया गया, इनको खाना तक नहीं देने दिया गया। जेल के बाहर ही लोगों को रोक दिया गया क्योंकि उस समय फांसी दे रहा था। वो लोग को तो सोचना था कि कल सुबह फांसी मिलेगा, आज इसको खाना खिला देते हैं घर का, लेकिन जेल के अंदर नहीं आने दिया। फांसी देने से पहले भगत सिंह का आखिरी इच्छा पूछा गया। उन्होंने कहा हम तीनों का हाथ खोल दिया जाए, हम तीनों एक बार गला मिलना चाहते हैं। और जैसे ही तीनों का हाथ खुलता है, ये तीनों एक दूसरे को लिपट कर गला मिलते हैं और उसके बाद इनकलाब का नारा लगाते हैं। इतने जोर से इनकलाब का नारा लगाते हैं कि वहां 1 किलोमीटर के एरिया में पूरा आवाज इनको गूंजता है। दूर दूर तक पता चल जाता है कि इनकलाब का नारा चल रहा है। जेल में जितने कैदी रहते हैं सभी इनकलाब का नारा लगाने लगते हैं। भगत सिंह उस समय बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हैं। सोच लो, मौत नजदीक है और इनकलाब का नारा लग रहा है, वो भी इतने लाउड आवाज में। तीनों भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव किस प्रकार के लोग थे। लोग कहते हैं कि आजादी किनके वजह से आई। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि आजादी किनके वजह से आई। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव एक ऐसे देशभक्त थे जिनके बारे में जितना कहा जाए कम है। मैं उनकी कहानी क्या बताऊंगा, आप खुद उनकी कहानी को जान रहे हैं। आपको आभास हो रहा होगा कि क्या किया देश के लिए इन तीनों ने। आप आगे मैं बताता हूँ। उसके बाद ये तीनों का इच्छा था कि हमारे हाथ और मुंह को खोला जाए, उसके बाद फांसी दी जाए। लेकिन उन्होंने कहा हाथ को तो मैं खोल के रखवा सकता हूं, लेकिन आपके सर को ढकना पड़ेगा। और फिर तीनों को सर के ढक के फांसी दे दिया। 23 मार्च 1921 को शाम 7 बजकर कुछ मिनट में इन तीनों को फांसी हुआ। उसके बाद अंग्रेज इनके लाशों के साथ क्या किया, यह जरा ध्यान से सुनिए। वो लोग इतना बेहुदा थे, जलियांवाला हत्याकांड, उसके बाद भगत सिंह के साथ ऐसा किए और उनकी लाशों को क्या किए, कपड़े में ढक दिए और जेल के पीछे जो दीवार थी उसको तोड़े और उस दीवार से एक ट्रक लगा हुआ था, उसके बगल में ही पीछे के रास्ते से मंगवाए। उस ट्रक में तीनों के लाश को फेंक दिया और फिरोजाबाद में उनकी लाश को टुकड़ा टुकड़ा कर रहे थे ताकि जल्दी से यह जल जाए और करासन तेल छिड़क के जला रहे। तो सोच लो, ऐसे क्रांतिकारी का लाश को करासन तेल से टुकड़ा करके जलाया जा रहा था। कैसे लोग थे अंग्रेज। और आज हम अंग्रेज की तारीफ करते हैं। हम तो जिंदगी भर कभी अंग्रेज की तारीफ नहीं करेंगे। गांव के कुछ लोगों को वो लाश जलते हुए दिखा, वहां से गांव के बहुत सारे लोग वहां से दौड़ के आए, जिसके वजह से अंग्रेज वहां से भागने लगे और फिर सभी उस आग को बुझाया और उसके बाद फिर वहां के रावी नदी के किनारे इनकी लाश को जलाया गया। घी से इनकी लाशों को जलाया गया, इन्हें सम्मान दिया गया। पूरा देश रो रहा था इनकी मौत के समय, पूरा देश हाहाकार में था और अंग्रेज को मन ही मन गालियां दे रहा था। सोचो कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव हंसते हंसते इनकलाब कहते कहते रस्सी को चूमे
और वो फांसी पे झूल गए, आज के दिन वो रस्सी भी रोती होगी और सोचती होगी कि किस वीर के गले में हम लटके थे, आज तक ऐसा वीर हमें मिला नहीं। तो उम्मीद है आज का यह वीडियो काफी अच्छा आपको लगा होगा। मैं अपने किसी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए नहीं कहता हूं, लेकिन इस वीडियो को आप इतना शेयर कीजिए कि पूरे हिंदुस्तान तो यह वीडियो जाना ही चाहिए। साथ ही साथ उन अंग्रेजों के पास भी यह वीडियो जाना चाहिए, उनके लोगों को भी पता चलना चाहिए कि किस प्रकार का काम किया था उन्होंने भगत सिंह के साथ, और भगत सिंह हमारे देश के कितने महान क्रांतिकारी थे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।